नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई मॉडल पेपर 100 की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 20 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बसाया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो दोस्तों, आगरा शहर किसने बसाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना कब की इसने? तो 1504 ईस्वी में। कब की? 1504 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के बाद, इसकी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इसके बेटे इब्राहिम लोदी ने संभाला था राजकाज। किसने संभाला था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने। तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी और इनकी मृत्यु के बाद शहर को अपने बेटे इब्राहिम लोदी ने संभाला था। इब्राहिम लोदी ने राज संभाला इनका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ये उपाधि किसने दी थी? तो उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको लौह पुरुष कहा करता। लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और इनकी गुजरात में 182 मीटर, कितनी दोस्तों? 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति पूछ ले तो 182 मीटर गुजरात में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो दोस्तों, धान की खेती के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी अधिक उत्तम है। दोमट मिट्टी में कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है जो अधिक पैदावार होती है? तो दोस्तों, एक है गेहूं, गेहूं के बाद गन्ना, तिल आदि बहुत सारी दोस्तों। मक्का भी बोल सकते हैं, ज्वार बाजरा। ये दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी है जल विद्युत से। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जल विद्युत से संबंधित है। दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध से कितने मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है? कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, 172। कितनी होती है? 172 मेगावाट। मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? ये बांध कहाँ बनाया हुआ गया है? तो रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा में चंबल नदी है। इसके चंबल नदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस कौन से? चंबल नदी, चंबल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर बनाया गया है रावत भाटा में, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। कितना? 120 मेगावाट जल विद्युत से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है HDFC, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है ICICI, ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों, पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों ये नारा किसका था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा कब दिया था दोस्तों, तो ये नारा दिया था इसने 1944 में। 1944 में दिया था और भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया था। किसको किया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए। कौन सी सेना को, भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। दोस्तों कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 50 बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50 ग और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 ख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का लाभ मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके आया हूँ और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे जो 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ करवाएंगे। उनमें से आपके अगर आप ध्यान से आराम से कर देते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये इतनी तो गारंटी देते हैं हम, क्योंकि बहुत ही शानदार वाले बहुत ही डीप में स्टडी करके क्वेश्चन बना रहे हैं हम आपके लेवल के। इनमें पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो भी शामिल है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 ए में। दोस्तों ये संविधान का कौन सा भाग है, तो ये संविधान का इस उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, संविधान के भाग 4 में। कौन में मिलता है, भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई बताइए। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है दिल्ली में, बतानी है दोस्तों। ऑप्शन ए है 74 मीटर, ऑप्शन बी है 73 मीटर, ऑप्शन सी है 72.5 मीटर, ऑप्शन डी है 75 मीटर। तो दोस्तों कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 72.5 मीटर। 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार है। दोस्तों ये कितने मंजिला है, मंजिला पूछ ले, कुतुब मीनार कितनी मंजिला है, तो 5 मंजिला। कितनी है दोस्तों, 5 मंजिला है। ये भी ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार 5 मंजिला है। और इसमें कौन सा पत्थर यूज लिया गया था, तो लाल बलुआ। कौन सा दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर यूज लिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इनमें से पूछ सकते हैं, दिल्ली कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो जो पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कुतुब मीनार की कितने मंजिला है कुतुब मीनार, तो 5 मंजिला ये बता दिया। और इसमें कौन से पत्थर यूज लिए, तो लाल बलुआ पत्थर। और ऊंचाई 72.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत होता है। दोस्तों वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत होता है, तो कौन सा अधिकतम प्रतिशत होता है दोस्तों। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑप्शन डी है हीलियम का। वायुमंडल में कौन सा अधिक प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन उपस्थित। कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, तो देखिए नाइट्रोजन 78%। 78%। और ऑक्सीजन पूछ ले तो दोस्तों ऑक्सीजन 21% पाया जाता है।
कितना 20 मोल। और बाकी अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह अन्य गैसें पूछ ले तो अन्य 1% पाया जाता है। 1% में ये सारी अन्य जो भी गैसें हैं वो अन्य 1% में आ जाती है। नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आरंभ में निम्नलिखित में से कितने जिलों में की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो प्रारंभ की गई थी, सर्वप्रथम तो अपन देखते हैं ये रोजगार गारंटी योजना आरंभ कब हुआ था। तो दोस्तों इसकी डेट याद रखिएगा आप, कब की गई थी, 2 फरवरी 2006 में। कब की गई, 2006 में, 2 फरवरी 2006। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का आरंभ हुआ। ठीक है, और सर्वप्रथम कितने जिलों में लागू की गई थी, जिले पूछ ले तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 जिलों में लागू की गई थी। और वर्तमान में कितने जिले हैं इसमें, वर्तमान में कितने जिले शामिल है, तो 644। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 644 जिले हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में। ठीक है, और जब प्रारंभ किया था तब 200 जिले थे, और प्रारंभ इसका हुआ था 2 फरवरी 2006 को। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताने कौन थे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको आता ही होगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, और आपके तो पॉलिटी है भी ये सब्जेक्ट, तो आपने पढ़ी ही होगी, तो आपकी तैयारी, ये तो स्टार्टिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या। तो देखिए, ऑप्शन है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। ये कब से कब तक रहे, तो ये 1950 से 1962 तक। कब रहे दोस्तों, 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा राजेंद्र प्रसाद का, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, भारत आजाद होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या 216 व 144 का HCF क्या होगा। संख्या 244 का HCF बताना है, 216 और 144 का दोस्तों। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर दो वैल्यू दी, दो संख्या, और उनको अपने को हल करना है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट क्या करना है, 216 और 144 लिख लेना है। ठीक है, और अब HCF पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रिक करनी है तो 216 में से 144 को माइनस कर देना है। माइनस करोगे, घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वही उसका आंसर होगा। तो दोस्तों 216 में से 144 घटा के देखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आंसर क्या होगा इसका, 216 को 144 में से घटाने पर कितने आंसर आते हैं, तो दोस्तों कितने आता है, 72। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 72। 72 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये ट्रिक है करने की, बहुत ही इजी ट्रिक है। फिक्स पैटर्न क्वेश्चन, वैल्यू चेंज मिलेगी आपको, और अगर ऐसा क्वेश्चन HCF का पूछते हैं तो फिक्स ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, आपका ईजी से आंसर आ जाएगा, और आपकी टाइम की भी बचत होगी। टाइम की बचत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के, आपको घुमा देते हैं और आप पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्रिक के यूज़ करो। अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक लगानी है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 83:25 दे तो 21 का अनुपात क्या बनेगा दोस्तों। तो देखिए, इसको करने के लिए अपने को दिमाग लगाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अपन दिमाग कैसे लगाएंगे दोस्तों, पहले अपन 8-3 करेंगे। 8-3 करते हैं तो कितना आता है, 5। और अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। कितना आता है दोस्तों, 25। ठीक है, 25 आता है। इसी प्रकार अपन 2-1 करेंगे। 2-1 करेंगे तो कितना, 1। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। कितना आएगा, 1।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक। अब एक कौन से ऑप्शन में है देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही ये दिमाग लगा के करने होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन है, पैटर्न देख लेना है। 25 से 25 बन रहा है तो कैसे बन रहा है? तो 8 में से 3 को माइनस किए 5 आ गया, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 बन रहा है ना, ये 25 बन गया। उसी प्रकार 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब 6 8 3 9 4 2 4 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए शेषफल निकालना, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जितने भी वैल्यू दिए ना इनको जोड़ लेना है। तो दोस्तों देखिए जोड़ते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं, जोड़ने में कितना आ रहा है? 6 8, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 36। जोड़ो कितना आएगा? 36। अब 36 में भाग लगा देना है कितने का? 9 का। शेषफल कितना आएगा दोस्तों? भाग लगाओगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। पूरी बार जा रहा है ना दोस्तों, 4 बार जा रहा है। तो शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल तो कुछ भी नहीं बच रहा है। तो शेषफल क्या है? 0। 0 9 का 6 में दोगे, 9 का भाग 36 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। पर शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। पूरी बार 9 का 36 में भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना? 0 बच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शेषफल पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है, आप ऑप्शन 4 कहीं गलती से टिक ना कर दे, इसलिए ये क्वेश्चन में लेके आया हूँ। शेषफल पूछा है, शेषफल पूछा है तो शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। 9 का 36 में पूरी बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल पूछा है इसलिए शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताले का संबंध चाबी से तो सुई का संबंध किससे होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुई का संबंध किससे होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए है कपड़ा, ऑप्शन बी है दर्जी, ऑप्शन सी है बटन, ऑप्शन डी है धागा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुई का संबंध किससे होता है दोस्तों? कपड़े से होता है, दर्जी से होता है, बटन से या धागे से? किससे होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सुई का संबंध धागे से होता है। जैसे ताले का संबंध चाबी से होता है, ताला किसी चाबी से खुलता है, वैसे सुई का यूज किससे? धागा पिरोगे तो ही सुई का यूज होगा, बाकी सुई का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धागे से संबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आंख का संबंध झपकने से तो हृदय का संबंध किससे होगा? दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं आरपीएफ एसआई में दोस्तों। रीजनिंग के इजी क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा दिमाग लगाओगे और टाइम जितना आप कम वेस्ट करोगे ना उतना फ़ायदा होगा, इसीलिए आपके 100 मॉडल पेपर लेके आए हैं। और आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और आप कितने मिनट में क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और मैथ्स का आपका लेवल कैसा है, जीके कैसी है, आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेंड कीजिए। और कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, और जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? हृदय का संबंध किससे होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन है धड़कन, ऑप्शन बी है घूमना, ऑप्शन सी है हवा भरना, और ऑप्शन डी है कांपना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है, हृदय का संबंध किससे होगा? धड़कना से होगा। आँख का संबंध झपकने से, हृदय क्या होता है? धड़कता है, और आँख झपकती है तो हृदय भी धड़कता है। तो ऑप्शन क्या है? ऐसे ही हो जाएगा, धड़कना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जीएसटी कब लागू हुआ था? और आपको सन तो पता ही और डेट भी पता हो तो डेट भी बताना कि डेट भी क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2018। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? 2017। कब हुआ था दोस्तों 2017 में जीएसटी लागू? तो 1 जुलाई। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। और जीएसटी के कितने भाग है? 3 भाग है। ध्यान रखिए कितने भाग है जीएसटी के? 3 भाग। ठीक है दोस्तों। जीएसटी के 3 भाग है। भाग कौन कौन से है बता देता हूँ दोस्तों। सीजीएसटी, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है एसजीएसटी और तीसरा भाग है आईजीएसटी, जीएसटी। ये 3 भाग है दोस्तों जीएसटी के, जो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों। अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम के अनुसार ये लगते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? दोस्तों प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। तो देखिए दोस्तों, आयत की चारों भुजाएं समान होती, ठीक है। और अब क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल 196। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, डॉट लगा रहा हूं समझ जाएगा। वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर होता है। तो अपने को ए कितना दिया है? क्षेत्रफल कितना दिया है? 196। और रूट लगाएंगे, स्क्वायर है तो 196। तो अंडर रूट 196 खोलेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना है? इसका स्क्वायर रूट है 196 दोस्तों, तो 14। इसका स्क्वायर रूट है 196, 14 का स्क्वायर रूट है, 14 का वर्गमूल है 196। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 14 का वर्गमूल 196 है, तो वर्गमूल हटाएंगे तो 14 वर्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पहले युग के तर्क के आधार पर प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्पों के साथ बदलिए। दोस्तों पहले युग में ये सोल्व ये कैसे बन रहा है, उसके साथ इसको चेंज, इसको भी फिर बाद में करके चेंज करके देखना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले 5 प्लस सबको जोड़ लेंगे। 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6। जोड़िए दोस्तों, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 12। 12 और 3 15, 15 और 5 20। कितना आ रहा है दोस्तों? 20। अनुपात लगा दिए। और फिर उसके बाद 5 प्लस 9 प्लस 6 कितना आ रहा है दोस्तों? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा साइड में लिख दिए, जगह का गैप कम मिल रहा है। ये अनुपात लगा दिया। 5 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है। इनको भी जोड़ेंगे तो 5 प्लस 9 कितने होते हैं? 14। 14 में 6 जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 20। दोस्तों 20 आ रहा है। उसी प्रकार अब अपन किसको जोड़ेंगे? ये निकालना है आगे वाली वैल्यू कितनी है, तो फिर वापस जोड़ेंगे 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 10 और कितना आ रहा है? 16। कितना आ रहा है दोस्तों? इसका 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है, तो इन ऑप्शन में जोड़ दीजिए कि कौन से ऑप्शन को जोड़ने पर 16 आ रहा है। दोस्तों चेक करेंगे कौन से ऑप्शन को जोड़ने में 16 आ रहा है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों? 11। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। फिर अब बी ऑप्शन भी चेक करते हैं, कहीं और भी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है 16, तो चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है? 9 और 1 10, 10 और 17। ये ऑप्शन सी कितना दे रखा है? ऑप्शन सी में देखिए 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 22 हो रहा है। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 17। तो दोस्तों 16 कौन से जोड़ने पर, वैल्यू को जोड़ने पर 16 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में, इसमें 835 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है
यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों लाभ प्रतिशत का। देखिए मकान कितने में खरीदा, 50,000 में, 50,000 में मकान खरीदा और बेचा कितने में उसको, 80,000 में, 80,000 में बेच दिया दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों। तो जीरो जीरो उसको काट देते हैं इजी करने के लिए, समझने के लिए आपको भी आसान हो। चलो नहीं काटते तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 30,000। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000। 30,000 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों 5 0, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है दोस्तों, परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला क्या, लाभ बटा, लाभ कितना 30,000 का हो रहा है, 2 3 4 5 जीरो हो गए 30,000, सॉरी दोस्तों एक जीरो कम, 30,000 हो गए, यहाँ पे भी नहीं है, 30,000 हो गए। अब देखिए दोस्तों 30,000, उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने था, 50,000। तो 50,000, ये 50,000 हो गए इंटू 100, इंटू 100 करोगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक जीरो कट गए, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, ये दोस्तों। और 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा दोस्तों, 60%। कितना आ जाएगा, 60%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है दोस्तों। 50,000 में खरीदी, वापिस समझ लीजिए, समझा रहा हूँ एक बार, 50,000 में खरीदी और 80,000 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो अपन ने लाभ कितना हुआ 30 और बटा में कितने कर दिए, क्रय मूल्य कितना है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 50,000, मकान खरीदा कितने, क्रय मूल्य कितना था 50, तो 50,000 इंटू 100 करना है, फॉर्मूला लगाया अपन ने, सीधा फॉर्मूला लगाना है, जीरो से जीरो कट किए और 5 का भाग 100 में दिया, कितनी बार गया 20, और 20 इंटू 3 करेंगे तो 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताना है। दोस्तों विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन प्राकृत विषम संख्याओं का योग निकालने के एक सूत्र होता है एन स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, कोई भी नंबर दिया है तो उसका एन स्क्वायर होता है। तो दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा, 400। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 90 के 50% का 80% देखना है, तो 90 के लिए इंटू 50% रहेंगे बटा 100 का 80 बटा 100, 80 बटा 100, 100 करेंगे 80 बटा 100, एक जीरो से ये, दो जीरो से दो जीरो गए, ये से ये गया, ठीक है दोस्तों। अब 5 कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का 8 में कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है दोस्तों। कितनी बार गया, 4 बार। तो 9 इंटू 4 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, बचा गया 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए 36 ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूला होता है दोस्तों, उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देख लीजिए प्राकृत संख्याओं का, n n+1/2।
क्या होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है n+1/2। तो दोस्तों n कितना है, प्राकृत संख्या दे रखी है, तो n कितना है 100। तो अपने को क्या करना है, 100 प्लस 1/2 करना है। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस 1/2 करने हैं। तो 100 इंटू ये कट कर देंगे, कितनी बार जा रहा है, 50 50 आ जाएंगे। 50 इंटू 101 करना है। 50 इंटू 101 करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 50 इंटू 101 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50-50। कितना आएगा दोस्तों, 50-50। तो 50-50 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और जो आप सोच रहे हो वो आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछते। थोड़ा तो दिमाग लगाया होगा एग्जाम वालों ने, आरपीएफ वाले इतना भी इजी पेपर नहीं देते, हल्का सा दिमाग। हाँ वैसे आप पढ़े हो बेसिक से तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बाकी आप जो आंसर करोगे ना वो गलत होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो क्या होती है दोस्तों, सबसे अभाज्य छोटी संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती 2 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी है, प्रथम 35 समप्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों विषम संख्या भी पूछ ली और प्राकृत संख्या भी पूछ ली और समप्राकृत। तो समप्राकृत का सूत्र क्या होता है, समप्राकृत संख्या का सूत्र होता है n+1। दोस्तों इस क्वेश्चन में सीरीज भी दे सकते थे, सीरीज जैसे दे सकते थे कि प्रथम समप्राकृत तो 2 प्लस, कैसे दे सकते थे सीरीज, 2 + 4 + 6 डैश 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 करके कितने तक दे सकते थे, 70 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 70 तक सीरीज दे सकते थे अपने को। तो इसका 70 तक ऐसे दे सकते थे और समप्राकृत पूछते हैं तो 70 का आधा कितना होता है, 35। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे कैसे भी पूछ सकते हैं। तो 70 दे देते हैं ऐसे सीरीज, तो अपने को आधा करके 35, तो n कितना होता, 35 होता। तो n बराबर कितना है यहाँ पे, अभी अभी तो डायरेक्ट थ्योरी में दिया हुआ है तो 35 है, तो अपने को 35 रखना है। 35 + 1, तो 35 इंटू 36 करेंगे, 35 इंटू 36, 35 इंटू 36 करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 1260। कितना आएगा, 1260। तो 1260 कौन से ऑप्शन में है, देखिए 1260 ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी, मॉडल पेपर नंबर 20 आज का, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। और क्वेश्चन का लेवल आज कैसा था, आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। आज 2 जी मेहनत की है आपके लिए और बहुत शानदार वाले क्वेश्चन बनाएंगे। चलो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।